Hello friends, welcome to my YouTube channel Balshi Neha Classes which rests on the mantra of success begins here. जो लोग मेरे इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि कल मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है UGC नेट JRF जून 2020 बैच का जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए। कल मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट सेशन डील करा दिया था जिसमें आपको मैंने टीचिंग के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और सिमिलर टर्म्स से उसके डिफरेंस एक्सेट्रा ऐसी चीज़ों को मैंने डील किया था बेसिक वे में। आज मैं लेके आई हूँ आपका रीजनिंग सेक्शन जो आपका यूनिट है उसका फर्स्ट टॉपिक जो कि बहुत एग्ज़ाम में आता है और वो है कि ब्लड रिलेशंस, रक्त संबंध। अच्छा, आज से जो मैं अपनी क्लासेस डील करूँगी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की होंगी वो बाइलिंगुअल होंगी, मतलब कि वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए वो फ़ायदेमंद होंगी, बेनिफिशियल होंगी। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो है UGC नेट JRF 2020 पेपर 1 रीजनिंग ब्लड रिलेशन, जिसको हम हिंदी में रक्त संबंध बोलते हैं। इसका ये पार्ट 1 है जिसमें मैं आज आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, उससे रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्ट को डील करूँगी। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बोथ, मतलब दोनों बैच के बच्चे इसको देख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे ब्लड रिलेशंस होता क्या है ये मैंने इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया है और साथ ही में हिंदी के बच्चों के लिए भी ये मैंने साइड में आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो ब्लड रिलेशन होता क्या है और उससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है ये केवल UGC नेट JRF के लिए ही अप्लाई नहीं करता। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो बैंक के हो, चाहे SSC के हो, कोई भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, किसी यूनिवर्सिटी का आपका एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसको हम रक्त संबंध बोलते हैं। तो ब्लड रिलेशन होता क्या है? इन ब्लड रिलेशन सर्टेन इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया जाता है रक्त संबंध परीक्षा में प्रतियोगियों से रिश्ते संबंधी ज्ञान की जांच की जाती है। इसमें ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंध दिए गए होते हैं तथा इन्हीं संबंधों के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध को ज्ञात करना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपको रक्त संबंधी ज्ञान की कितनी अच्छी तरह से जानकारी है। मतलब आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें दो या दो से ज़्यादा, और नॉर्मली दो से ज़्यादा ही होते हैं, बहुत सारी जनरेशन होते हैं, पीढ़ियाँ होती हैं जिनके बीच में आपको संबंध दिए गए होते हैं और आपको किसी एक पर्टिकुलर आदमी का या औरत का आपको संबंध ढूंढना होता है किसी और व्यक्ति से। तो ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे गलत चीज़ जो बच्चे अडॉप्ट करते हैं वो है कि आप उसे अपने ऊपर लेके सॉल्व करना शुरू कर जाते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बन गया जिसमें कोई ऐसा मेंबर आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपकी फैमिली में है ही नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। अब इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी तरीका होता है जनरेशन ट्री बनाना। जनरेशन ट्री या वंश वृक्ष बनाना, परिवार वृक्ष बनाना, और उसको बनाते हुए आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। इसको बनाने का भी सिंपल तरीका है जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डील किया है। पहले देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों को कंबाइन किया है ताकि बोथ लेवल ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। A common question we receive from users center around the meaning of the term generation in a family tree. एक सामान्य सवाल जो हम एक परिवार के पेड़ में शब्द पीढ़ी के अर्थ में आसपास उपयोगकर्ता केंद्रों से प्राप्त करते हैं। मतलब आपको एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर क्या होता क्या है जनरेशन ट्री।
फैमिली ट्री होता क्या है, वंश वृक्ष होता क्या है? तो अ जनरेशन represents the members of a family born and living around the same point in time. एक पीढ़ी समय में एक ही बिंदु के आसपास पैदा हुए और रहने वाले परिवार के सदस्यों का प्रतिनिधित्व एक पीढ़ी का वृक्ष करता है. It is common to display family trees from the top down, with the oldest generation being shown at the top and the youngest generation shown at the bottom. शीर्ष पर सबसे पुरानी पीढ़ियों के साथ परिवार के पेड़ों को प्रदर्शित करा जाता है और पेड़ों के नीचे दिखाई जाने वाली सबसे कम उम्र की पीढ़ियां होती हैं. अब ये तो था इसका थ्योरी. अब ये बनता कैसे है, मेन पॉइंट तो यही है एग्ज़ाम में आप कैसे करेंगे इनको. तो उसको करने का ये मैंने आपको तरीका बताया है. ये एक मेरी टर्मिनोलॉजी है. मैंने अपने तरीके से, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो सोशियोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग को जीनियोलॉजी पढ़ाई जाती है. तो उसमें कैसे डायग्राम्स बनते हैं, किससे क्या रिप्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे बताया गया है. तो इसको यूज़ करते हुए अगर आप जनरेशन ट्री बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा. यहाँ पे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. लेक्चर के एंड में मैं आपको 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे जनरेशन ट्री यूज़ करते हुए आप अपने आंसर को पाते हैं. ये फर्स्ट पार्ट है. नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको और भी क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी. केवल क्वेश्चन ही हम लोग अब इसके 2 पार्ट और निकालेंगे, जिसमें हम लोग केवल ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करेंगे. तो इसी अप्रोच को यूज़ करते हुए, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, पूरा अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाए. तो अभी के लिए देखते हैं जनरेशन ट्री बनता कैसे है. एक स्क्वायर चौकोर से हम दिखाते हैं मेल या पुरुष व्यक्ति को. एक सर्किल यानी वृत्त से हम दिखाते हैं फीमेल या महिला को. इक्वल टू के साइन, बराबर के साइन से हम दिखाते हैं मैरिज को. फिर एक जो सीधी लाइन होती है उससे हम दिखाते हैं सेम जनरेशन को. नीचे वाले एरो को बना के हम दिखाते हैं नेक्स्ट जनरेशन यानी अगली पीढ़ी को. और ऊपर बनाते हुए एरो से हम दिखाते हैं पिछली पीढ़ी यानी कि प्रीवियस जनरेशन को. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और हमेशा के लिए आपके साथ ये स्टोर हो जाएगा. आगे मूव ऑन करते हैं. ये देखिए, ये यहाँ पे एक डायग्राम है जनरेशन ट्री का. कि कभी भी आप कोई क्वेश्चन को बनाएंगे तो जनरेशन ट्री का यूज़ करके, वंश वृक्ष का यूज़ करके, परिवार वृक्ष का यूज़ करके, तो एक इस तरह का डायग्राम आपका बन जाएगा. अब ये मैंने कैसे बनाया है, ये मैंने इन्हीं जो टर्म्स थे, ये जो सारे मैंने आपको तरीके बताए, सिंबल बताए, चिन्ह बताए, किससे क्या दिखाया जाता है, उसी को यूज़ करते हुए ये मैंने एक जनरेशन ट्री या वंश वृक्ष बनाया है. अब यहाँ पे इस वंश वृक्ष को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, यहाँ पे ए और बी के बीच में आपको बराबर का साइन दिख रहा है, मतलब, और ए एक बॉक्स में है और बी एक गोले में है. मतलब ये एक पुरुष है, मेल है, और ये एक महिला है यानी कि फीमेल है. अब क्योंकि दोनों के बीच में इक्वल टू है और मैंने अपनी पिछली स्लाइड में आपको बता दिया है कि इक्वल टू से आप मैरिज दिखाते हैं, तो इसका सिंपल मतलब यही हुआ कि यहाँ पे ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं. ए यहाँ पे पति है और बी यहाँ पे आपकी पत्नी है, वाइफ है. ए यहाँ पे हस्बैंड है, पति है, और बी यहाँ पे पत्नी है, वाइफ है. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक ये वाला नीचे वाला एरो बनाया है. ये
नीचे वाला एरो का मतलब अब इनके अगली जनरेशन, नेक्स्ट, अगली पीढ़ी आपकी यहाँ इस लाइन से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ये वाला एरो बनाया है, ये वाला नीचे वाला, नीचे मुंह किया हुआ एरो। अब इस खड़ी लाइन का मतलब होता है ये वाली जो लाइन है, सेम जनरेशन, मतलब वर्तमान पीढ़ी। तो सी और डी मतलब एक ही पीढ़ी को बिलोंग करते हैं। और क्योंकि ए और बी के नीचे वाली ये पीढ़ी है, मतलब ऑब्वियस सी बात है ए और बी के नीचे पीढ़ी में कौन आएगा? ए और बी के बच्चे आएंगे। तो सी और डी ए और बी के बच्चे हैं। अब सी में भी गोला बना हुआ है और डी में भी गोला बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? सी में भी गोला है और साथ में ये वाली लाइन बनी है और डी में भी गोला है, मतलब सी भी एक फीमेल है, डी भी एक फीमेल है, सी भी एक महिला है, डी भी एक महिला है। मतलब सी और डी, और साथ में ये वाली लाइन बनी हुई है, सीधी खड़ी पाई बनी हुई है, लेटी हुई, मतलब हॉरिजॉन्टल, यानी जिसको हम बोलते हैं सेम जनरेशन, सेम पीढ़ी, एक ही पीढ़ी। मतलब सी और डी आपस में क्या है? बहनें हैं। एक ही जनरेशन में अगर हैं तो और गोला बना हुआ है तो वो कौन हुई? बहनें ही तो हुई, क्योंकि वो फीमेल हैं, सिस्टर्स। दीज बोथ आर सिस्टर्स। इसका मतलब हुआ, ए और बी के केवल दो, अब सी का रिलेशन अगर हम ए से निकालें तो क्या हुआ? सी ए की कौन है? डॉटर है, बेटी है। सॉरी, यहाँ पे सी डी, सी यहाँ पे क्या हुई? डॉटर हुई। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डॉटर माने यहाँ पे कौन हुई? इसकी बेटी हुई। सिमिलरली सी बी की भी बेटी हुई, क्योंकि बी उसकी कौन हुई? माँ हुई, क्योंकि इसके ऊपर वाली जनरेशन है, ये इसके पिता हुए ए और बी इसकी माता हुई, मदर हुई। तो अगर सी का आपको संबंध पूछता है ए से या बी से तो आप लिखेंगे बेटी, डॉटर। लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से समझना पड़ेगा कि सी का संबंध ए से पूछ रहा है कि ए का संबंध सी से पूछ रहा है। सी का संबंध पूछेगा तो बेटी या डॉटर आएगा, लेकिन अगर ए का संबंध पूछेगा तो आंसर आपका फादर आएगा, पिता आएगा। और बी का संबंध अगर सी से पूछेगा तो बी यहाँ पे इसकी मदर होंगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वाली जनरेशन है, ऊपर हमारी बड़ी जनरेशन होती है, हमसे बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो ये जस्ट हमारे ऊपर है, मतलब ये हमारे माता पिता हैं। ठीक है, अब इसी के ऊपर एक आपको दिया हुआ है, ए बना है, फिर यहाँ बी बना है, फिर ऐसे करके यहाँ पे आपको सी बना है, यहाँ पे आपको डी बना है। हमने ए बी सी डी का संबंध निकाल लिया, एक बच गया है ई। अब देखिए ई में क्या बना है? बी के ऊपर ई बना हुआ है, ऊपर एरो करके, और वो भी गोले में बना है। देखा, इस तरह का डायग्राम है आपका।
बी के ऊपर यानी बी की पिछली पीढ़ी ई है। बी से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पहले वाली पीढ़ी ई है। अब क्योंकि बी के जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी है, मैंने आपको पहले ही बताया जस्ट ऊपर हमारे कौन आते हैं, मम्मी पापा आते हैं, मदर फादर, माता पिता और उनके भाई बहन, मतलब हमारे चाचा चाची और हमारे मामा मामी, ताऊ ताई, ये सब हमारे जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी में आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बी के ऊपर है, तो बी के ऊपर माने ई गोले में है, माने बी के जस्ट ऊपर ई है, माने ई जो है वो बी की कौन हुई, माँ हो गई, क्योंकि गोले में है। गोला मैंने पहले ही बताया है पिछली स्लाइड में कि गोला यानी सर्किल हमें फीमेल बताता है, तो फीमेल तो हमारी माँ ही होगी ना, तो ई हमारी माँ हुई क्योंकि जस्ट ऊपर है। अच्छा, अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे क्या आपको समझ में आ गया है? अब अगर हम आपसे पूछे क्वेश्चन में डी का संबंध ई से बताइए, मतलब डी ई की कौन हुई, एक पीढ़ी छोड़ के दूसरी पीढ़ी है, माने ई की बेटी है बी और बी की फिर बेटी है डी, तो डी ई की कौन हुई, बेटी की बेटी। बेटी की बेटी कौन होती है, कौन होती है भाई, वो होती है नातिन। नातिन या आप अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो वो एक ही वर्ड होता है ग्रैंड डॉटर। क्या होता है, ग्रैंड डॉटर। अब यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, मैटरनल ग्रैंड डॉटर या पैटर्नल ग्रैंड डॉटर। अब यहाँ पे मैटरनल मतलब होता है माँ की तरफ से, हिंदी में तो डायरेक्ट नाती लिख देंगे, नातिन लिख देंगे, नाती या नातिन, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है पोता पोती के लिए भी और पोती के लिए भी और नातिन के लिए भी, और वो होता है ग्रैंड डॉटर। तो अगर क्वेश्चन में ग्रैंड डॉटर दिया है तो आप केवल उस पर टिक करेंगे, लेकिन अगर पैटर्नल ग्रैंड डॉटर एज दिया है और मैटरनल ग्रैंड डॉटर एज दिया है, तो मैटरनल मतलब हुआ माँ की तरफ से, मतलब मम्मी की साइड से, माता की तरफ से, तो वो आपके ननिहाल हो जाती है। और वहीं अगर आपका पैटर्नल होता है तो फादर की तरफ से होता है, पिता की तरफ से आपका परिवार पूछा जा रहा होता है, तो वो होता है आपके दादा की तरफ से, ददिहाल की तरफ से। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा मैटरनल ग्रैंड डॉटर, क्योंकि मम्मी की मम्मी है वो, पापा की मम्मी नहीं है, मम्मी की मम्मी है, इसलिए आपकी वो नानी है। तो डी यहाँ पे ई की कौन है, मैटरनल ग्रैंड डॉटर या फिर सिंपली ग्रैंड डॉटर अगर क्वेश्चन में दिया हो, या फिर नातिन। और ई का भी वैसे ही अगर हम रिलेशन पूछें, ए बी ई सी डी, ई का अगर हम पूछ रहे तो ई यहाँ पे कौन हुई, मैटरनल ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर तो हुई, लेकिन मम्मी की मम्मी है ना, तो नानी है, तो वो मैटरनल ग्रैंड मदर है। क्या है, मैटरनल ग्रैंड मदर, या सिंपली हिंदी में आपका दिया रहेगा नानी। ठीक है, तो ये हुआ आपका, ये कंप्लीट कर देता है आपके कॉन्सेप्ट्स को। अब डायरेक्टली हम एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इंग्लिश में भी दिया है मैंने और हिंदी में भी दिया है, इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है।
इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए हम डायग्राम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी इज ए सन। एक तरफ से बस बनाना शुरू करेंगे, पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मैं यहाँ पे हिंदी वाला देख लेती हूँ ताकि वो नीचे दिया है ज़्यादा इजी है, क्योंकि ऊपर का पैनल इसको बार बार डिस्टर्ब करेगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डी ए का पुत्र है, मतलब डी एक है जो कि पुरुष है, क्योंकि पुत्र है बोल रहा है, तो डी को हम रखेंगे बॉक्स में। ठीक है, डी ए का पुत्र है। फिर है डी बना लिया, डी ए का पुत्र है, मतलब ए इससे ऊपर आ रहा होगा। अब ए का पुत्र है तो यहाँ पे आप ये वाला एरो बनाएंगे, क्योंकि डी जो है इससे नीचे वाली जनरेशन है। अब यहाँ पे ए में देखिए, मैं ना सर्कल बना रही हूँ ना मैं स्क्वायर बना रही हूँ। क्यों नहीं बना रही हूँ? क्योंकि बस लिखा है डी ए का पुत्र है। एक पुत्र तो माँ का भी होता है और पिता का भी होता है, फादर का भी होता है और मदर का भी होता है। तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये माता है या पिता है, मदर है या फादर है। इसलिए मैंने ए को कोई भी जेंडर में नहीं बांटा। ए को मैंने ना स्क्वायर में रखा ना सर्कल में रखा। डी ए का पुत्र है। फिर है सी पी की माँ है। अब देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, जो चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं, कॉमन चल रही होती है, उनको पहले देखते हैं। कॉमन का मतलब हुआ डी और ए की हम बात कर रहे थे, तो हम डी या ए से ही कुछ रिलेशन यहाँ पे क्वेश्चन में ढूंढेंगे। मतलब क्वेश्चन में जहाँ भी डी या ए से रिलेटेड कुछ बातें लिखी होंगी उनको पहले बनाएंगे। तो यहाँ पे सी पी की माँ है, ये हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना भी हमारे पास ए है, ना पी है, ना सी है। आगे बढ़ते हैं। और डी की पत्नी है। अब देखिए सी पी की माँ भी है और सी डी की पत्नी भी है, ये बोल रहा है। तो सी डी की पत्नी है, पत्नी माने मैरिज हुई होगी डी के साथ, तो डी के साथ मैरिज यानी शादी, शादी को हमको दिखाना होता है इक्वल टू से। तो सी पी की माँ है और डी की पत्नी है, तो सी है ना पत्नी, तो सी बनाया और सी में पत्नी बोल रहा है, इससे हमने गोरा बना दिया। अब सी का कुछ और भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सी पी की माँ है, मतलब सी माँ है, मतलब इसका बच्चा है पी, तो हमने बच्चा जाएगा तो बच्चा ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, अगली जनरेशन में जाएगा, तो सी पी की माँ है। आई होप ये क्लियर है आपको। यहाँ पे हमने बना दिया सी पी की माँ है। अब पी क्या है ये आपको बता रहा है क्या? माँ तो लड़के की भी होती है, लड़की की भी होती है, तो यहाँ पे तो नहीं बता रहा है कि पी बेटा है या बेटी, तो हमें जस्ट बना दिया पी नेक्स्ट जनरेशन है सी की। अब हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ए सी से किस प्रकार संबंधित है। ए का संबंध अब पूछ रहा है सी से। मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेती हूँ। ए का संबंध पूछ रहा है सी से। ए सी से किस प्रकार संबंधित है? अब बताइए। ए का हमको ना जेंडर पता है, ए का हमको ये तो समझ में आ रहा है कि ए या तो माता होगा, माता होगी सॉरी, या पिता होगा, यानी कि या तो फादर होगा या मदर होगी, क्योंकि जस्ट ऊपर वाली जनरेशन है। फादर होगी मदर होगी नहीं, फादर इन लॉ होगा
या मदर इन लॉ होगी, मतलब या तो सास होगी या तो ससुर होगा। क्यों? डी लड़का है ए का, सी नहीं है। सी तो ए की कौन है? बहू है, क्योंकि उसके लड़के की शादी हुई है सी से। तो सी की ए जो है वो सी की या तो सास है या तो ससुर है, या तो फादर इन लॉ है या मदर इन लॉ है। लेकिन अब हम ऑप्शन देखते हैं। पिता, अंकल, फादर इन लॉ, आंकड़ा अपर्याप्त। फादर, अंकल, फादर इन लॉ, डेटा इनएडिक्वेट। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे? फादर इन लॉ पे टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये आंसर आपका हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ए का तो हमको जेंडर ही नहीं पता कि ये फादर है कि मदर है। डी का मेल है या फीमेल है, तो हम कैसे बताएंगे कि ये फादर इन लॉ है या मदर इन लॉ है? फादर इन लॉ और मदर इन लॉ लिखा होता तो हम टिक कर देते, लेकिन यहाँ पे केवल लिखा है फादर इन लॉ। तो हमारा आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा डेटा इनएडिक्वेट या आंकड़ा अपर्याप्त है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हम आपने देख लिया। आई होप क्वेश्चन इजी होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग सही कर लीजिए। यहाँ पे जो इंग्लिश वाले में ए इज़ द ब्रदर ऑफ आर लिखा है, आप उसे ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी कर लीजिए। यहाँ क्वेश्चन बी का है, ये कुछ मिसप्रिंट है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। मेरा आपसे एडवाइस यही रहेगी कि आप मेरा अभी आप ये लेक्चर पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर जो अब मैं सोल्यूशन बताने जा रही हूँ उसको आगे फॉरवर्ड करके फिर आप इसका आंसर चेक करिए। तभी आप समझ पाएंगे कि आपको अपने आप करने में आ भी रहा है कि नहीं आ पा रहा है। ठीक है, और फिर कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं फिर से जो भी आपके डाउट्स होंगे उनसे रिलेटेड दूसरा वीडियो ज़रूर बना दूँगी। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बी का भाई है, ए भाई है ना, तो भाई है तो स्क्वायर में होगा, मेल है। बी का भाई है, अब भाई बहन जो हमने बोला वो सेम जनरेशन वाले आते हैं तो सिंगल लाइन होगी। बी का भाई है, अब देखिए ए बी का भाई है, अब बहन का भी भाई हो सकता है, भाई का भी भाई हो सकता है, लेकिन बी का रिलेशन हमें नहीं बताया है। बी नहीं बताया है कि भाई है कि बहन है, लड़का है कि लड़की है, ये नहीं बताया। बस ये बताया है ए बी का भाई है। बी के जेंडर के बारे में यहाँ पे कोई भी बात नहीं करेगा ये। अब आगे बढ़ते हैं। सी बी की माँ है, बी की माँ है तो बी के ऊपर बनेगा एरो और सी बनेगा, और सी बन जाएगा गोले में, क्योंकि माँ है भाई, फीमेल है, फीमेल हम गोले से दिखाते हैं। सी बी की माँ है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। एम सी की बहन है। अब भाई सी की बहन है तो सी की सेम जनरेशन, एम बनाई, बहन बनाया। ठीक है, सी एम सी की बहन है, बना दिया। क्वेश्चन पूछा है एम बी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब बी एम बी की कौन है, ये रिलेशन पूछ रहा है। Let me use another color. एम बी से किस प्रकार संबंधित है ये पूछ रहा है। ठीक है, एम से बी का संबंध पूछ रहा है। अब बताइए
बी की माँ की बहन है। क्या है? बी की माँ की बहन है एम। ये तो साफ दिख रहा है क्योंकि बी की माँ सी है और सी की बहन है एम। तो माँ की बहन कौन होती है? मासी। अब यहाँ पे हिंदी में अगर मासी दिया होता तो लिख देते, लेकिन यहाँ पे मासी ना देखे डायरेक्ट इन्होंने जस्ट ट्रांसलेट किया हुआ है क्वेश्चन को। तो ये आंट दिया हुआ है, आंटी। इंग्लिश में तो मासी, बुआ, सबके लिए चाचा, चाची, सबके लिए एक ही वर्ड आता है ना, आंटी। तो आंटी और अंकल एक ही वर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एम बी की कौन है? आंट है। हिंदी में साफ पता है ये कौन है हमारी। हिंदी में साफ पता है एम बी कौन, एम कौन है? बी की माँ की बहन है, माने हमारी मासी है। बी की मासी है यानी आंट है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा आंट। और इंग्लिश वाले में भी आपका सही आंसर हो जाएगा आंट। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में ज़रूर आया होगा। ये आपका आंट सही आंसर है। मैं अपना ये ऊपर वाला पैनल हटा देती हूँ ताकि आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आगे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप रिफ़र कर सकते हैं। ये इस वाले का है और ये इस वाले का है, ठीक है। आई होप आप सबको मेरे वीडियोस, मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नए वीडियो बनाऊँ आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। काइंडली लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपके लिए वो सूटेबल है कि नहीं है। आगे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। एंड काइंडली डू नॉट फॉरगेट दैट शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आप प्लीज़ आगे भी शेयर करिए और लोगों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ही पहुंच पाएगा उतना ज़्यादा बच्चों को एडवांटेज और बेनिफिट मिल पाएगा। ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए बल्कि और दोस्त जो कि आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर सीबीएसई या आईसीएसई में किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट को वो पढ़ना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर किया करिए कि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप उसमें यस आई लाइक द लेक्चर ऐसे करके ज़रूर कमेंट करिए। कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको उनके सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ। फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।